हेलो स्टूडेंट्स, पिछली जो अपनी क्लास थी उस क्लास में अपन ने रिपकेज के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ डायग्राम जो है उसके थ्रू अपन ने जो है वो पूरा इसका पाथवे पढ़ा था। आज की जो क्लास अपन उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं इसके आगे के प्रोसेस के बारे में। ठीक है, इसके आगे के प्रोसेस में अपन पढ़ेंगे कि जो भी श्वसन होता है उस श्वसन के कितने पद होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। तो उन स्टेप्स के अंदर जो पहला स्टेप है वो होता है ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग आपको पता है उसके अंदर अपन इंस्पायरेशन पे पढ़ने वाले हैं, एक्सपायरेशन पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इनके अंदर कौन कौन से मसल्स काम में आती है वो भी अपन आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप उनके स्टेप्स देख लीजिए, जो भी स्टेप्स है वो सारे स्टेप्स जो है वो आप देख लीजिए इसके अंदर। ठीक है, स्टेप्स में जो पहला है वो है ब्रीथिंग। क्या है? ब्रीथिंग। ठीक है, इसके साथ साथ ही सेकंड नंबर पे जो है वो है डिफ्यूज़न। ठीक है, अब ये जो डिफ्यूज़न है ना वो कहाँ कहाँ पर होता है? डिफ्यूज़न जो है वो दो जगह पे होता है। कब? कि जब गैसों का एक्सचेंज होता है, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ये वाला प्रोसेस होता है, तो उस समय किसके थ्रू होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू। कहाँ कहाँ पर होगा? देखो, एक तो होता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई प्लस ब्लड जो है या ब्लड वेसल्स है उनके बीच में, और दूसरा जब ये ब्लड जो है और ब्लड और सेल्स जो है या फिर मैं कह सकती हूँ टिश्यूज जो है इनके बीच में होता है डिफ्यूज़न। ठीक है, ये दो हो गए, यानी कि इस सेकेंड स्टेप में दो स्टेप्स हो जाएंगे अपने। थर्ड नंबर पे जो है ट्रांसपोर्टेशन भी होगा गैसेस का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है। और नंबर फोर्थ पे अपना जो रेस्पिरेशन वाला पार्ट था, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो ये लगभग 5 जो स्टेप है या जो 4 स्टेप्स है वो किसके अंदर आते हैं? अपने ब्रीथिंग वाले चैप्टर में आते हैं। अपनी जो पिछली क्लास थी इनको स्टार्ट करने से पहले उसमें मैंने कुछ ट्रेकिया के बारे में आपको बताना था। ठीक है, जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, पर एक बार फिर से बता देती हूँ ट्रेकिया के बारे में कि ये जो अपना ट्रेकिया होता है, देखिए ये जो अपना ट्रेकिया था, इस ट्रेकिया को अपन विंड पाइप भी बोलते हैं। ये 5वें थोरेसिक वर्टिब्री जो है वहाँ पे डिवाइड होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना है, इसकी जो बाहर है, यानी कि इसकी जो बाहरी सतह है, इसकी जो आउटर कवरिंग है, उस आउटर सरफेस पर जो है शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है। शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स पाई जाती है। कार्टिलेजिनस जो है वो रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जबकि अब मान लीजिए इसकी जो इनर साइड है, यानी कि जो इसकी इनर सरफेस है, वहाँ पर एक एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जिसका नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है, और इसका नाम है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। नाम से पूरा मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी कि ये क्या क्या काम करता है। तो देखिए कि इसकी जो इनर सरफेस है, ये इसकी जो इनर साइड है, उस पर एक एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ठीक है, देखो कोलुमनर सेल्स होती है, वहां पर क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया। जब भी देखिए आपको इन्फेक्शन होता है एल्वेलाई के अंदर, या आपको कोई इन्फेक्शन होने के साथ साथ ही जब म्यूकस जो है उसका वहाँ सीक्रेशन होता है, जिसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कफ बोलते हैं या बलगम बोलते हैं, तो जब ये बलगम आपने देखा होगा ये बाहर की तरफ निकलता है। तो ये बलगम जो है वो एल्वेलाई जो है या फेफड़ों से, लंग्स से ऊपर की तरफ कैसे आया? तो वो ऊपर की तरफ आता है इन सीलिया के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू आता है? ये जो सीलिया से उन्हीं के थ्रू जो है वो मतलब अपने जो माउथ वाला पार्ट है, ये जो अपना फेरिंग्स वाला पार्ट है, वहाँ पर आता है। जब आपको जुकाम होती है या कोई इन्फेक्शन होता है तो उस दौरान आपने देखा होगा। तो इसी ये सीलिया का जो काम है वो यही करता है कि ये जो है, ये जो कफ है, ये जो बलगम है, उसको क्या करता है? ऊपर की तरफ पुश करता है, ये ऊपर की तरफ लेकर के आता है इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे सीलिया प्रेजेंट हो गए वो। ठीक है, तो ये वाली बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए थी। बाकी वो डिवाइडेशन वाली बात है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकाई बनेंगे, और उसके बाद में ब्रोंकियोस, और उसके बाद एल्वेलाई बनने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन अपनी जो आज की क्लास है उसमें अपन बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रीथिंग। अब जब अपन ब्रीथिंग करते हैं, यानी कि अब ब्रीथिंग के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना और
कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना, यानी ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। और इस ब्रीथिंग की प्रक्रिया के अंदर कुछ मसल्स जो है, कुछ पेशियाँ जो है वो काम में आती है, तो वो नाम आपको पता होने चाहिए कि वो पेशियाँ जो है वो कौन सी है। ठीक है, तो आइए अपन बढ़ते हैं आगे की ओर कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट स्टेप क्या है अपना? ब्रीथिंग। और इस ब्रीथिंग को अपन बोलते हैं संवातन। क्या बोलते हैं अपन इसको? संवातन भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग को क्या बोलते हैं अपन? संवातन भी बोलते हैं। ध्यान रखना इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट यही मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसों का विनिमय होना। और ये गैसेस कौन सी है? O2 हो सकती है, CO2 हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है कुछ मसल्स काम में आती है। ठीक है, कुछ क्या आती है? मसल्स काम में आती है। ठीक है, तो वो मसल्स में पहला नाम में लिखूंगी डायफ्राम की मसल्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोगों के दिमाग में वो नाम भी आ रहा होगा, डायफ्राम के अंदर कौन कौन सी मसल्स होती है, तो वो आपने ज़रूर सोच लिया होगा, और नहीं सोचा है तो बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दो आप। ठीक है, तो डायफ्राम के अंदर जो मसल्स होती है उनका नाम होता है फ्रेनिक मसल्स। ठीक है, क्या नाम है? फ्रेनिक मसल्स जो है वो इसका नाम होता है। किसका? कौन से मसल्स का? जो डायफ्राम के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर देखना जो अपनी रिब्स होती है उन सभी रिब्स के बीच में भी कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्या बोलते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो सेकेंड टाइप के जो मसल्स हैं यहाँ पे उसे अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और देखना ये इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। कैसे? देखना, ये अपनी जो स्टर्नम है, ठीक है, ये अपनी क्या है? उरोस्थी। ठीक है, ये अपनी है उरोस्थी। ठीक है, जो कि अपन इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। ठीक है, ये है अपनी स्टर्नम यानी कि अपनी उरोस्थी। और अपनी ये जो उरोस्थी होती है उसी में देखो, यही से मैंने आपको बताया था ना कल कि यहाँ पे इसी से क्या है? इस तरीके से जो है वो रिब्स जुड़ी रहती है। कैसे? इस तरीके से इससे रिब्स जुड़ी रहती है। ठीक है, इन्हीं रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? मसल्स प्रेजेंट होती है। इन्हीं रिब्स के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? मसल्स प्रेजेंट होती है। मसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को हम पता कैसे करेंगे कि ये कौन सी एक्सटर्नल और इंटरनल कौन सी है? ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हम किसे कहते हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हम कैसे किसे कहते हैं? तो देखना कि यहाँ पर ये जो अंदर की साइड है, देखो यहाँ पे कोई उस तरीके का अंदर बाहर वाला नहीं होता है। देखो यहाँ पर ये जो इनर साइड में जो प्रेजेंट है उनको तो अपन बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। लेकिन ये जो आउटसाइड है, मतलब इस तरफ बाहर वाली, ये जो बाहर की तरफ है, इसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्सटर्नल बाहर वाला होगा और फिर अंदर वाला इंटर होगा, नहीं। यहाँ पर ये जो है इस तरीके की अगर मैं बात करूँ तो ये वाली है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और ये जो बाहर वाली है वो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो इस प्रकार से इंटरकोस्टल मसल अपने दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसके बाद थर्ड नंबर पे होती है एब्डोमिनल मसल्स। जो उदरी भाग के अंदर आपकी जो पेशियाँ होती है, उदरी पेशियाँ, उसको बोलते हैं एब्डोमिनल मसल्स। एब्डोमिनल मसल्स यानी उदरी पेशियाँ। अब देखिए हम दो प्रकार से श्वसन करते हैं। एक श्वसन तो ये कि जिसके अंदर जो है हम
एक श्वसन तो इस प्रकार का होता है कि जिसके अंदर मान लीजिए हम नॉर्मल श्वसन कर रहे हैं, जैसे मैं नॉर्मल खड़ी हूँ तो मैं नॉर्मल श्वसन करूँगी, सामान्य रूप से सांस को अंदर लेना और सामान्य रूप से सांस को बाहर छोड़ना, जिसे अपन ज्वारीय आयतन बोलते हैं। और ये ज्वारीय आयतन भी अपन अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपन बिल्कुल पढ़ेंगे, डेफिनेटली ब्रीथिंग पढ़ लें और ब्रीथिंग के बाद अपन ज्वारीय आयतन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डायफ्राम की बात करें, डायफ्राम फ्रेनिक मसल, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल और इंटरनल, और इसके बाद होता है एब्डोमिनल मसल्स। तो जो सब सामान्य रूप से अपन श्वसन कर रहे होते हैं तो उस टाइम में दो प्रकार की पेशियाँ काम में आती है। एक जो पेशियाँ आती है वो आती है फ्रेनिक मसल, एन लिख देती हूँ, एन का मतलब होता है नॉर्मल श्वसन या नॉर्मल ब्रीथिंग, और एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि ब्रीथिंग के इस टाइम पे काम में आती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हम फोर्सफुल श्वसन कर रहे हैं, तो उस फोर्सफुली अपन रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर चारों के चारों काम में आती है। कौन सी? देखिए, फ्रेनिक मसल्स भी काम में आएगी, ठीक है। इसके अलावा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स है वो भी काम में आएगी, ठीक है। इसके अलावा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी काम में आएगी, और साथ ही साथ जो अपनी एब्डोमिनल मसल्स है वो भी काम में आने वाली है। किसमें? फोर्सफुली श्वसन में। और मेनली हम कहें तो फोर्सफुली जो एक्सपायरेशन होता है उसके अंदर ये सारे काम में आने वाली है, ठीक है। तो अपन ब्रीथिंग पढ़ेंगे ना, उसके बाद सारे वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसकी चिंता मत करना आप, ठीक है। अब देखिए, तो मैं जब मैंने यहाँ पे एन लिखा है, एन का मतलब नॉर्मल श्वसन, तो हम यहाँ को शॉर्ट में जो है अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर जब फोर्सफुली श्वसन होगा तो उस फोर्सफुली श्वसन के अंदर देखो फ्रेनिक मसल भी काम में आएगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी काम में आएगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी काम में आएगी, और साथ ही साथ एब्डोमिनल मसल जो है वो भी काम में आएगी। तो एफ का मतलब फोर्सफुल, एन का मतलब नॉर्मल। और यहाँ पे जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो कितनी होती है? तो आप ध्यान रखना कि 11 जोड़ी होती है, चाहे वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो तो वो भी 11 जोड़ी होगी, और इंटरनल वाली भी क्या होगी? 11 जोड़ी होगी। तो ये कितनी होती है? 11 पेयर होती है, 11 पेयर्स होते हैं इसके, ठीक है, किसके? इंटरकोस्टल मसल्स के, ओके, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये चीज़ और भी चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, इसका अपन पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं कि एक्सपायरेशन कैसे होता है या इंस्पायरेशन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ छोटी छोटी बातें जो है इसके बारे में पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में इंस्पायरेशन कब होगा, एक्सपायरेशन कब होगा, वायु जो है वो हमारी बॉडी में कब प्रवेश करेगी, कब हमारी बॉडी से बाहर निकलेगी, या वायु जो है उसका कोई बेस है क्या, वो किस प्रकार वो मतलब अंदर जा रही है, क्यों जा रही है, और बाहर क्यों आ रही है। तो उसमें क्या है? दाब का बहुत बड़ा रोल होता है, आयतन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि दाब प्रवणता सुनी होगी, यानी कि दाब प्रवणता सुनी होगी आपने, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, के बारे में सुना होगा, ठीक है। अब दाब प्रवणता क्या होती है? देखो, दाब प्रवणता का मतलब होता है दाब में अंतर। क्या होता है? दाब में अंतर होना, ठीक है। प्रेशर में जो डिफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं दाबांतर, या फिर बोलते हैं अपन इसको दाब प्रवणता। और जो एयर होती है, एयर यानी कि जो भी अपनी वायु होगी या जो भी अपनी एयर होगी, ठीक है, उसके अंदर हम बोल सकते हैं या तो वो गैस हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। तो ये हमेशा जो है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ प्रवेश करेगी। कहाँ जाएगी? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इसका मूवमेंट होता है, मूव करती है ये, ठीक है। यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है ये मूव करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। और हम इस प्रेशर को कम या ज़्यादा किस बेस पे कर सकते हैं? तो वॉल्यूम जो है उससे कर सकते हैं। देखिए, एक केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला है,
जो P है वो किसके इक्वल है, 1/V के। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करती हूँ तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और अगर मैं वॉल्यूम जो है उसको डिक्रीज करती हूँ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं थोरेसिक कैविटी की अपनी बात करूँ तो अगर थोरेसिक कैविटी के अंदर मुझे प्रेशर जो है उसको हाई करना है तो उसके लिए वॉल्यूम क्या होना चाहिए, थोरेसिक कैविटी का वो करना पड़ेगा मुझे कम, ठीक है। और अगर मुझे अगर थोरेसिक कैविटी या रिब केज है उसके अंदर लो प्रेशर करना है तो इसके लिए मुझे वहाँ का आयतन है या वहाँ का जो वॉल्यूम है उसे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर रिलेशन है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका जो प्रोसेस है वो अपन अपनी कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बने रहेगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच।